हेलो दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। कण से ब्रह्मांड तक, जीवाणु से जानवर तक, आप से अस्तित्व तक सब कुछ साइकोलॉजी है। साइकोलॉजिकल पावर जगाओ और करो दुनिया पर राज। प्रस्तुत करते हैं मास्टर ऑफ साइकोलॉजी दीप त्रिवेदी। एपिसोड 2, वस्तुओं की साइकोलॉजी के प्रकार। इस संदर्भ में सबसे पहले यह समझें कि यह पूरा जगत त्रिगुणी माया यानी 3 डायमेंशनल थ्योरी के आधार पर स्थित है। मैं समय हूँ। मैं इस त्रिगुणी माया के बाबत मैं विस्तार से चर्चा कर ही चुका हूँ। सो अभी तो इस बात संक्षेप में कहूँ तो यह जगत एहसास की कोख से उत्पन्न तथा टाइम और स्पेस के कारण अस्तित्व में है। अतः यहाँ के कण कण में एहसास, टाइम और स्पेस स्थित है और यही वस्तु के अस्तित्व में होने की त्रिगुणी माया है। अब इसी बात को विज्ञान की भाषा में कहूँ तो जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जैसे अल्फ़ा, बीटा और गामा, जैसे पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल, जैसे पहाड़, ज़मीन और खाई, बस वैसे ही यहाँ के कण कण की साइकोलॉजी की जगत की इस त्रिगुणी माया के आधार पर निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित है: नेचुरल साइकोलॉजी, रूपांतरणीय साइकोलॉजी, कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी। सो अब आगे हम हर वस्तु में स्थित साइकोलॉजी के इन तीनों प्रकार की विस्तार से चर्चा करेंगे। नेचुरल साइकोलॉजी, इस बाबत सबको पता ही है। जैसे पानी बहता है, पानी यानी पानी का यह बहना उसकी नेचुरल साइकोलॉजी है। लकड़ी जलती है क्योंकि यही उसकी नेचुरल साइकोलॉजी है। हवा बहती है तो यह उसकी नेचुरल साइकोलॉजी है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसकी नेचुरल साइकोलॉजी है। यानी हर पदार्थ की अपनी एक नेचुरल साइकोलॉजी होती है और उसकी नेचुरल साइकोलॉजी का हमको ज्ञान होता ही है क्योंकि उसी आधार पर हमने सबको भिन्न भिन्न नाम दिए होते हैं। सो आज के चेतनशील मनुष्य को यह बात और ज़्यादा विस्तार से समझाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अनुसार आज के बौद्धिक युग में नेचुरल साइकोलॉजी बाबत इतना समझना काफ़ी हो जाएगा। रूपांतरणीय साइकोलॉजी अब दूसरे नंबर पर आती है रूपांतरणीय साइकोलॉजी। वैसे इसे समझना भी ज़्यादा कठिन नहीं है। पानी का मूल स्वभाव बहना ही है, परंतु कब तक? जब तक उसके साथ कोई प्रयोग या जोर जबरदस्ती न की जाए तब तक। यदि पानी को बर्तन में डाल दिया जाए तो वह नहीं बह सकता, यह तो ठीक है, परंतु यदि आपने पानी को 100 डिग्री तक गर्म किया तो वह भाप में रूपांतरित हो जाएगा। यानी 100 डिग्री तापमान पर पानी भाप में परिवर्तित हो जाता है और हमारे लिए यह उसकी रूपांतरणीय साइकोलॉजी हुई। वैसे ही यदि इसी पानी को 0 डिग्री टेम्परेचर में रखा जाए तो वह बर्फ़ का स्वरूप धारण कर लेता है। कुल मिलाकर यह बात पानी की रूपांतरणीय साइकोलॉजी हुई। यानी किसी भी बाहरी प्रभावों से वस्तु में आने वाले भिन्न भिन्न परिवर्तन को उस वस्तु की रूपांतरणीय साइकोलॉजी कहते हैं। इसके चंद और उदाहरण दूँ तो जैसे लोहा स्वभाव से मजबूत है, साथ ही आप सब जानते हैं कि वह आसानी से नहीं मुड़ता, परंतु उसे आग में तपाया जाए तो वह सरेंडर कर देता है, पिघल जाता है। यानी गर्म आग में पिघलना लोहे की रूपांतरणीय साइकोलॉजी हुई। बस ऐसा ही कुछ न कुछ तमाम वस्तुओं के साथ है और आज के इस वैज्ञानिक युग में यह बात और अधिक विस्तार से समझाने की आवश्यकता नहीं। कहने का कुल तात्पर्य यह कि जोर ज़बरदस्ती से हर वस्तु रूपांतरित हो जाती है और अपनी मूल साइकोलॉजी छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने योग्य विशेष बात यह है कि वह रूपांतरित भी स्थापित फिक्स वस्तुओं में ही होती है। लोहा बर्फ़ नहीं बन सकता और पानी मोल्ड नहीं हो सकता। यानी हर वस्तु रूपांतरित भी अलग अलग तरह की जोर ज़बरदस्ती के कारण होती है और वह रूपांतरित भी अलग अलग फिक्स स्वरूपों में ही होती है। कहने का तात्पर्य कि जैसे सभी वस्तुओं की नेचुरल साइकोलॉजी भिन्न भिन्न है, वैसे ही सबकी रूपांतरणीय साइकोलॉजी भी अलग अलग ही है। कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी, वैसे तो इसका भी वैज्ञानिक युग में जीने के कारण सबको अंदाज़ा है ही। यह कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी अक्सर बड़े ही अद्भुत परिणाम लेकर आती हैं। यह वस्तुओं की नेचुरल साइकोलॉजी ही नहीं, रूपांतरित साइकोलॉजी की भी पूरी तरह बदल देती है। उदाहरण के तौर पर कहूँ तो आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन आग भड़काता है, परंतु यदि
दो अणु हाइड्रोजन और एक अणु ऑक्सीजन मिलाया जाए तो पानी बन जाता है, जो आग बुझाने का काम करता है। बस यही कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी का कमाल है। दो भिन्न भिन्न वस्तुओं की साइकोलॉजी के मिलने से कोई तीसरा ही साइकोलॉजी में वह दोनों रूपांतरित हो जाते हैं। वैसे ही इस बात को थोड़ा और विस्तार से समझना जरूरी है और समझने में आसानी हो, इसलिए मैं चंद सामान्य उदाहरण से ही बात की शुरुआत करता हूँ, क्योंकि ना तो हर कोई विज्ञान का विद्यार्थी है और ना ही हर किसी को विज्ञान की कोई बहुत ज़्यादा जानकारी ही है। खैर, यदि क्लोरीन से भरे फ्लास्क में सोडियम के छोटे से पीस पर पानी की बूंदें डाली जाएं तो वह नमक का स्वरूप धारण कर लेता है। चलो यह समझ गए हो तो अब मैं सीधे कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी के सरताज हाइड्रोजन गैस की बात करता हूँ। सरल भाषा में कहूँ तो इसके दो अणु हमेशा मिलकर ही रहते हैं। अब यह तो उसकी अपनी एक विशिष्ट साइकोलॉजी हुई, लेकिन महत्वपूर्ण यह कि वे रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं करते। इनका घनत्व भी हवा से काफ़ी कम होता है। कहने की ज़रूरत नहीं कि यह सब हाइड्रोजन की नेचुरल साइकोलॉजी हुई, लेकिन यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो यह अति रूपांतरणीय तत्व हो जाता है। दरअसल यह हाइड्रोजन से ज़्यादा रूपांतरण को उत्सुक दूसरा कोई पदार्थ ही नहीं है। यह तो मैं कह ही चुका हूँ कि इसे ऑक्सीजन के एक अणु के साथ मिलाया जाए तो यह पानी में रूपांतरित हो जाता है। इसके अलावा भी यह कई धातुओं के साथ मिलकर कई नए प्रकार की साइकोलॉजी धारण कर लेता है, और यही कारण है कि रसायन विज्ञान के अधिकांश सूत्रों में हाइड्रोजन पाएंगे ही, जैसे H2S, H2SO4, HCl, FH, CSH, KH, NaH, B2H6, AlH3, SNH4, PH3, NH3, H2TC, H2S वगैरह वगैरह। अरे और तो और इस हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण ही पानी भी अपनी कई कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी हो गई है। इस हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण ही पानी की भी अपनी कई कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी हो गई है। पानी आग में डाल दिया जाए तो वह आग को बुझा देता है, और वही यदि उसे लोहे के साथ लगातार रखा जाए तो वह लोहे में जंग लगा देता है। जहाँ एक ओर वह लंबे समय तक रखे प्लास्टिक को पिघला देता है, तो वहीं दूसरी ओर यही पानी मिट्टी, रेती और सीमेंट वगैरह के साथ मिला दिया जाए तो वह उन्हें मजबूती प्रदान करता है। अर्थात सोचो यह कि यदि एक हाइड्रोजन की वजह से पानी की इतनी कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी हो गई है, तो खुद हाइड्रोजन भिन्न भिन्न कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी बनाने हेतु कितना तत्पर रहता होगा। उम्मीद करता हूँ कि एक हाइड्रोजन के उदाहरण से आप यह कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी भी अच्छे से समझ गए होंगे, और मुझे नहीं लगता कि अब इससे भी ज़्यादा विस्तार से बताने की आवश्यकता है। विज्ञान क्या है? अब तक आप यह तो निश्चित ही समझ गए होंगे कि हर वस्तु जिसे आप अलग अलग नामों से जानते हैं वह सब वास्तव में अलग अलग वस्तु नहीं बल्कि भिन्न भिन्न साइकोलॉजी हैं, और हर साइकोलॉजी के तीनों प्रकारों को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वे तीन प्रकार आपको फिर यदि याद दिलाऊं तो वस्तु की नेचुरल साइकोलॉजी, उसकी रूपांतरणीय साइकोलॉजी तथा उसकी कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी। अब आगे साइकोलॉजी की और गहराई में उतरने से पूर्व आपके लिए यह जानना जरूरी है कि विज्ञान क्या है। वैसे अब विज्ञान की वास्तविक परिभाषा करना आपके लिए काफ़ी आसान हो गया है। हो सके तो खुद कर लें, वरना मैं तो समझा ही रहा हूँ। दरअसल विज्ञान हर उस वस्तु की जो मास धारण किए हुए हो की साइकोलॉजी खोजने का नाम है। फिर वह पदार्थ अंतरिक्ष में हो या पृथ्वी पर, फिर चाहे वह आपको आंखों से दृश्यमान हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, फिर चाहे वह वस्तु उपयोगी हो या अनुपयोगी, चाहे वह वस्तु आपके खाने पीने के काम में हो या पहनने ओढ़ने के काम की। इस लिहाज से यह कहा जा सकता है कि हर वस्तु की नेचुरल साइकोलॉजी की खोज से विज्ञान की यात्रा प्रारंभ हुई है। और यदि विज्ञान की इस यात्रा के विस्तार को समझा जाए तो निश्चित ही खाने हेतु जानवर व फल फूल खोजने के चक्कर में विज्ञान अस्तित्व में आया है। अर्थात कौन से फल फूल खाने लायक हैं और कौन से जहरीले, किन जानवरों का मांस खाने योग्य है और किन का नहीं,
कि इसकी खोज ने विज्ञान को जन्म दिया है और वहीं से फिर अलग अलग वस्तुओं की नेचुरल साइकोलॉजी पहचानते हुए विज्ञान ने प्रगति की है। उसके बाद वस्तु की रूपांतरणीय साइकोलॉजी को उसने जानना शुरू किया है। इससे विज्ञान वस्तुओं का और बेहतर तरीके से उपयोग करना सीख गया है। यही नहीं, आगे बढ़कर जब विज्ञान कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी को समझना शुरू हुआ तो फिर उसने क्या झंडे गाड़े या हमारी आंखों के सामने हैं। आज विज्ञान के बगैर जीने की कल्पना करना भी मुश्किल है। यानी वस्तुओं की साइकोलॉजी के तीनों डायमेंशन का ज्ञान बढ़ाते हुए विज्ञान उस मुकाम पर पहुंचा है जहां आज हैं। बाकी विज्ञान को तो कोई वस्तु पैदा करने की सत्ता है और न ही किसी भी वस्तु का अस्तित्व मिटाने की उसे सत्ता है। यह जो विज्ञान द्वारा लाखों करोड़ों वस्तुएं पैदा की गई जान पड़ रही हैं, वह सिर्फ वस्तुओं का रूपांतरण है या उनकी आजमाई गई कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी का अंतिम परिणाम है। अब निश्चित ही विज्ञान क्या है, इस बाबत आपको रत्ती भर भ्रम नहीं रह गया होगा। क्या विज्ञान सफल है? अब सवाल यह आता है कि क्या विज्ञान सफल है तो क्या अब भी इसमें किसी को शंका है? कच्चे पक्के फल फूल और मांस खाने वाला यह मनुष्य आज हजारों लाखों एक से एक स्वादिष्ट व ताज़े व्यंजन का उपभोग कर रहा है, तो वह किसकी बदौलत? निश्चित ही विज्ञान की बदौलत। और कहने की ज़रूरत नहीं कि यह रसोई विज्ञान हुआ। ठीक वैसे ही पत्ते ओढ़कर घूमने वाला यह मनुष्य आज एक से एक शानदार लिबास पहनकर इठलाता फिर रहा है, तो वह किसकी वजह से? निश्चित ही विज्ञान की वजह से। अपनी बस्ती की दुनिया में सिमटकर मर जाने वाला यह मनुष्य आज बात बात पर देश विदेश की यात्रा करने निकल जाने लगा है, तो यह उस हेतु भी विज्ञान को ही सलाम ठोकना होगा। और अब तो इसी विज्ञान की बदौलत आज हम चांद और मंगल पर रहने के सपने भी देखने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर देखें तो मनोरंजन के नाम पर पेट भरकर खाने के अलावा जिस मनुष्य को कुछ नहीं सूझता था, वह आज जेब में रखे जाने वाले मोबाइल फ़ोन पर हजारों गेम्स खेलने लगा गया है। बारिश, ठंड और गर्मी की त्रासदी भोगते हुए जीने वाला यह मनुष्य आज तीनों ऋतुओं से अपनी रक्षा करना सीख गया है। कहने का तात्पर्य यह कि क्षेत्र चाहे कोई भी हो, विज्ञान अपनी जगह पूरी तरह सफल है और आगे भी वह सफलता के एक से एक झंडे गाड़ता ही रहेगा। इसमें भी अब शक की कोई गुंजाइश नहीं है। विज्ञान का मनुष्य के जीवन पर प्रभाव, बस यही चर्चा छेड़ने हेतु मैंने अब तक की सारी बातें आपको समझाई हैं। विज्ञान का मनुष्य के जीवन पर एक प्रभाव तो सीधा और साफ नज़र आता ही है कि इसने मनुष्य का जीवन स्तर उच्च से उच्चतर स्तर पर पहुंचा दिया है, यानी तमाम तरह की सुख सुविधाओं से उसे भर दिया है। साथ ही चूँकि मनुष्य का शरीर भी पूरी तरह से दृश्यमान है, अतः दृष्टा के बल पर उसने शरीर विज्ञान में प्रगति कर मनुष्य के हर अंग को न सिर्फ अलग अलग पहचाना है, बल्कि हर अंग की अच्छी खासी साइकोलॉजी भी उसने जान ली ही है। और इसी के चलते वह मनुष्य को होने वाली अधिकांश बीमारियों की साइकोलॉजी भी समझ ही चुका है। इतना ही नहीं, अब तो विज्ञान कौन से कॉम्बिनेशन से क्या बनाकर बीमारियों को ठीक किया जा सकता है यह भी जान ही चुका है। उन सारे कॉम्बिनेशन को ही हम भिन्न भिन्न दवाइयों के नाम से जानते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं कि इन दवाइयों की बदौलत ही विज्ञान ने न सिर्फ मनुष्य को कई दर्दों से छुटकारा दिलवाया है, बल्कि उसका जीवन लंबा भी किया है। यानी कुल मिलाकर विज्ञान ने मनुष्य को सुख सुविधाएं तो बख्शी ही हैं, साथ ही उसके स्वास्थ्य का भी उसने अच्छे से ख्याल रखा हुआ है। कहा जा सकता है कि विज्ञान के ये दो सीधे फायदे मनुष्य को पहुँचे हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या जीवन लंबा हो जाने से, बीमारियों का इलाज हो जाने से या फिर जीवन सुख सुविधाओं से भर जाने मात्र से मनुष्य की तमाम समस्याएं समाप्त हो गई है? नहीं, और बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतनी उपलब्धियों के बावजूद दुख, चिंता, फ्रस्ट्रेशन, असफलता वगैरह ने मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ा है। और जब तक जीवन में दुख तथा असफलता है तब तक जीवन सफल नहीं कहा जा सकता। शायद यहाँ यह भी कहने की ज़रूरत नहीं कि मनुष्य अपने अस्तित्व में आने के साथ से ही संघर्षपूर्ण जीवन जीता आ रहा है और आज विज्ञान की इतनी प्रगति के बाद भी उसके जीवन में आने वाले संघर्ष में कोई कमी नहीं आई है। पहले भी मनुष्य दुखी और चिंतित रहता था, आज भी रहता है, और पहले भी हजारों में एक सुखी और सफल था, आज भी विज्ञान की बख्शी
इतनी सुविधाओं के बावजूद उस अनुपात में कोई फ़र्क नहीं आया है, बल्कि सच कहूँ तो यह अनुपात पहले से और बदतर ही हुआ है। हालांकि मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि विज्ञान असफल है, ना ही मेरा कोई मकसद विज्ञान की इतनी सफलता को कम आंक कर दिखाने का है। दरअसल इस बात को छेड़ मेरा इरादा सिर्फ यह समझाने का है कि सुख सुविधा और सुख दुख को अलग अलग विषय हैं। सुख सुविधाओं का ताल्लुक शरीर तक सीमित है और वहाँ विज्ञान द्वारा हासिल की गई तमाम उपलब्धियाँ बड़े काम की है, जबकि सुख दुख नितांत मन के विषय हैं और मन पूरी तरह मांस रहित यानी अदृश्य है। बस इस कारण विज्ञान की उस तक पहुँच नहीं है। विज्ञान सिर्फ वस्तुओं की साइकोलॉजी पर प्रयोग करता है तथा जिसकी सफलता का असर मनुष्य के शरीर तक ही पहुँचता है, जबकि सुख दुख साइकोलॉजी का विषय है और उसे हेतु मनोविज्ञान बना भी हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य से मनोविज्ञान अभी इतनी गहराई तक नहीं पहुंच पाया है कि सबको एक साथ सुखी और सफल बनाने की कोई सार्वकालिक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध करवा जाए। वैसे मन क्या है और इसकी कार्य प्रणाली क्या है, यह विस्तार से मैं मन हूँ मैं समझा ही चुका हूँ। सो अभी मन की गहराई में मैं नहीं जा रहा हूँ। हाँ, संक्षेप में आपको इतना अवश्य बता दूँ कि आपके सारे भाव जैसे दुख सुख चिंता आनंद फ्रस्ट्रेशन टेंशन मस्ती सब मन के तल पर ही उठते हैं। वे क्यों और कैसे उठते हैं यह भी मैं मन हूँ मैं विस्तार से समझा चुका हूँ। अभी तो आपके लिए आज के विषय को समझने हेतु इतना जानना जरूरी है कि चूँकि मन अदृश्य है, इसलिए इसके तल पर उठने वाले सारे भाव भी अदृश्य हैं। और यही कारण है कि अपनी इतनी प्रगति के बावजूद विज्ञान कभी यह नहीं बता सकता कि किस मनुष्य में कितना टेंशन छिपा हुआ है या वह कहाँ है, लीवर में, स्टमक में या किडनी में, और ना ही वह कभी मनुष्य के भीतरी टेंशन का ऑपरेशन कर उसे निकाल नहीं सकता है। विज्ञान लीवर ट्रांसप्लांट कर सकता है, हार्ट सर्जरी कर सकता है, लेकिन दुख या टेंशन आप में से नहीं निकाल सकता। कहने का तात्पर्य यह कि उसका इलाज सिर्फ मनोविज्ञान कर सकता है। सारांश यह कि चूँकि विज्ञान की पहुंच मन तक है ही नहीं और मनोविज्ञान ने कोई खास प्रगति की नहीं है, बस इसलिए आज के सुविधाओं से भरपूर वैज्ञानिक युग में भी मनुष्य दुख और टेंशन झेलने को मजबूर है। लेकिन जो है उसका इलाज तो हो ही सकता है, यानी दुख और टेंशन दूर हो ही सकते हैं, आनंद और सफलता पाए ही जा सकते हैं। बस उस हेतु आपको मनुष्य का मनोविज्ञान पूरी तरह समझना होगा। सो अब हम सीधे मनोविज्ञान की यात्रा पर निकल सकते हैं, क्योंकि अब तक आप विज्ञान और मनोविज्ञान की अलग अलग कार्यक्षेत्र हैं यह अच्छे से समझ गए होंगे। साथ ही यह भी समझ गए होंगे कि मनोविज्ञान के उच्च ज्ञान के बिना आप वैज्ञानिक उपलब्धियों का पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि आप टेंशन वाला मन साथ में लेकर मंगल पर रहने चले भी गए तो भी फ़ायदा क्या होगा। जीवन में तमाम सुख सुविधाएं उपलब्ध हों परंतु मन में फिर बार बार फ्रस्ट्रेशन पकड़ रहा हो तो उन सुख सुविधाओं का महत्व ही क्या रह जाता है। सो अब हम सीधे मनुष्य की साइकोलॉजी और उसको प्रभावित करने वाली शक्तियों की चर्चा प्रारंभ करेंगे। हाँ, उस हेतु अब तक वस्तुओं की साइकोलॉजी बाबत जो कुछ भी चर्चाएं हमने की है उसे अच्छे से जहन में उतार लेना, क्योंकि मनुष्य की साइकोलॉजी वस्तुओं की साइकोलॉजी से लाखों गुना गहरी और कॉम्प्लिकेटेड है और तभी तो उस बाबत इतना कन्फ्यूजन है। अतः आपको कदम दर कदम पर वस्तुओं की समझाई यह साइकोलॉजी मनुष्य की साइकोलॉजी समझने में बड़ी सहायक सिद्ध होगी। मनुष्य और बाकियों का फ़र्क। अब इससे पहले कि हम मनुष्य की साइकोलॉजी पर विस्तार से चर्चा करें, मनुष्यों से बाकियों का फ़र्क अच्छे से समझ लेना ज़रूरी है। तो इस दिशा में सबसे बड़ी बात यह कि मनुष्य में एहसास अपनी पूर्णता से मौजूद होता है जो बाकी किसी में नहीं होता है। यह एहसास क्या है, वह उपस्थित क्यों है और उसका महत्व क्या है, यह मैं समय हूँ मैं काफ़ी विस्तार से समझा चुका हूँ। हाँ, आज के विषय में के पूर्णता आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि इस एहसास के पूर्णता में मौजूद होने के कारण ही मनुष्य तमाम भावों के उतार चढ़ाव झेलता रहता है। भावों का ऐसी पूर्णता से एहसास करने की खूबी ना तो किसी वस्तु में होती है और ना ही किसी पौधे या जानवरों में, और यही मनुष्य की सबसे बड़ी गरिमा है।
मनुष्य की गरिमा विशेषता, मनुष्य की दूसरी विशेषता है उसमें प्रगाढ़ बुद्धि का होना। यह बुद्धि न सिर्फ स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय करने में सक्षम होती है, बल्कि अपनी ज़रूरत पर रखने और उसे पूरा करने की दिशा में मनुष्य को क्रियाशील करने की क्षमता भी रखती है। बुद्धि की मेमोरी भी प्रगाढ़ है और उसकी एनालिसिस क्षमता भी लाजवाब होती है। बाकी तो बुद्धि के तमाम गुणों और दुर्गुणों तथा उसके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की विस्तार से चर्चा मैं मन हूँ में करी हुई है, लेकिन यहाँ बुद्धि के बाबत उतने विस्तार से चर्चा आज का विषय समझाने हेतु आवश्यक नहीं। अभी तो मैंने बुद्धि के जिन तमाम गुणों की चर्चा की उनमें उसकी निर्णय करने की स्वतंत्रता खास तौर पर समझने लायक है, क्योंकि मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे उसकी मर्जी के बगैर पल भर के लिए भी गुलाम नहीं बनाया जा सकता। हाँ, उसके शरीर की अपनी मजबूरी होती है, परंतु मानसिक तौर पर वह पूर्ण स्वतंत्र ही होता है। 1000 सिपाही बंदूक की नोक पे रख कर भी उसके साथ यह ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि वह उन्हें गालियाँ मत दे। वह मारे डर के उनकी तारीफ करने का नाटक तो कर सकता है, परंतु मन में पूरी छूट से गालियाँ देने को वह स्वतंत्र ही होता है। और जब मनुष्य इतना स्वतंत्र है तो यह भी स्पष्ट रूप से समझ लेना कि वह अपनी नाकामियों के लिए कभी भी अन्य किसी को दोष नहीं दे सकता, न भाग्य को, न समाज को, न प्रकृति को, न भगवान को। वह दुखी और असफल है तो सिर्फ साइकोलॉजी के बाबत अपने अज्ञान के कारण, और यह सत्य अच्छे से जहन में उतारे बगैर तथा साइकोलॉजी समझने की यह जवाबदारी उठाए बगैर किसी का भला होने वाला नहीं है। यह भी स्पष्ट तौर पर समझ लें, जो व्यक्ति अपनी गलतियों और कमजोरियों के कारण झेलनी पड़ रही नाकामियों को दोष दूसरों को देगा, फिर चाहे वह मित्र हो या परिवार, पति हो या भाई, वह नाकामियों के और आगे गहरे भंवर में फंसता चला जाएगा। कहने का तात्पर्य मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र है और इसलिए अपना जीवन सुख और सफलता से भरने की जवाबदारी भी उसी की है, और यह स्वतंत्रता तथा यह जवाबदारी उसकी दूसरी सबसे बड़ी गरिमा है। वही मनुष्य की तीसरी विशेषता है उसको अपनी पूर्णता में मिला मन, जो अदृश्य होते हुए भी एक से एक अद्भुत और निराली शक्तियों का केंद्र है तथा जो नियम पूर्वक तमाम प्रकार के भावों का जन्मदाता भी है। सो कुल मिलाकर कहूँ तो एहसास, मन और बुद्धि, ये वे 3 चीज़ें हैं जो अपने पूरे प्रगाढ़ स्वरूप में सिर्फ मनुष्य के पास हैं, और इन 3 चीज़ों के कारण ही मनुष्य अनोखा भी है और सबसे मूल्यवान भी। मनुष्य की साइकोलॉजी। अब हम सीधा कुदरत की सबसे मूल्यवान वस्तु मनुष्य की साइकोलॉजी पर चर्चा प्रारंभ करते हैं, और उस संदर्भ में भी बड़ी विडंबना है। प्रायः मनुष्य में भेद भी हम दृश्य के ही करते हैं। हम यह समझते हैं कि सबके चेहरे भिन्न भिन्न हैं, इसलिए वे भिन्न भिन्न हैं। इससे आगे बढ़कर हम बहुत हुआ तो उनके धन संपत्ति, डिग्री व सोशल स्टेटस के आधार पर भेद करते हैं, परंतु वहाँ भी सब में वास्तविक भेद साइकोलॉजी का ही है। यह हम नहीं समझ पाते और यहीं आकर हमें अपनी इंटेलिजेंस जगानी है। खैर, अभी तो इतना समझ लीजिए कि जिस तरह तमाम वस्तुएं 3 प्रकार की साइकोलॉजी में विभाजित हैं, ठीक वैसे ही मनुष्य की साइकोलॉजी भी उन्हीं 3 विभिन्न आयामों में विभाजित है। नेचुरल साइकोलॉजी, रूपांतरणीय साइकोलॉजी और कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी। अब कहने को तो मनुष्य की साइकोलॉजी के 3 स्वरूप अन्यों की साइकोलॉजी के समान ही हैं, परंतु फिर भी उनमें बहुत बड़ा बुनियादी फ़र्क है, और यह फ़र्क निश्चित ही मनुष्य को मिली परम स्वतंत्रता के कारण है। क्योंकि जब मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र है तो बाकी वस्तुओं की तरह कोई दूसरा उसकी मर्जी के बगैर उसके साथ रूपांतरणीय या कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी का प्रयोग नहीं कर सकता। इसी बात को थोड़ा विस्तार से कहूँ तो जैसे विज्ञान तमाम वस्तुओं के साथ ज़बरदस्ती कर उनके नए नए कॉम्बिनेशन का अपने लिए उपयोग कर लेता है, ऐसा वह मनुष्य के मन, बुद्धि या एहसास के साथ नहीं कर सकता है। विज्ञान तो छोड़ो, प्रकृति और भगवान भी, या फिर आप जिसे भी संसार की सबसे शक्तिशाली वस्तु मानते हैं, वह भी मनुष्य के साथ ज़बरदस्ती कोई भी साइकोलॉजिकल प्रयोग नहीं कर सकता। हाँ, मनुष्य के शरीर के साथ हर प्रकार की जोर ज़बरदस्ती की जा सकती है, परंतु मन बुद्धि से मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और रहता है। यदि ऐसा नहीं होता तो बुद्ध, कृष्ण व क्राइस्ट वगैरह की करुणा ने सबके मनुष्य के
कब के मनुष्य के मन से दुख व टेंशन हमेशा के लिए दूर कर दिए होते, लेकिन वे सिर्फ मार्ग दिखा सकते हैं। उन मार्गों पर चलकर दुख दर्द दूर करना कि नहीं, यह मनुष्य के अपने हाथ में ही होता है। शायद आपको मनुष्य की यह परम स्वतंत्रता आसानी से समझ में न भी आए, तो चलो इस बात को चंद उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूँ। निश्चित ही उससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। सिक्रेटिस का नाम तो आपने सुना ही होगा। उन्हें बात बे बात लोगों में से चर्चा करने और उन्हें समझाने का बड़ा शौक था। वे ज्ञानी भी थे और बात भी पक्की करते थे, और चूँकि उनकी बातों में सच्चाई होती थी, अतः स्वाभाविक तौर पर वे प्रचलित गलत मान्यताओं की खिलाफत भी करते थे। बस इससे धीरे धीरे आम प्रजा ही नहीं, शासक भी उनसे भड़क गए। उन्हें ऐसी बातें न करने हेतु काफ़ी समझाया भी, परंतु वे अपनी आदतों से बाज नहीं आए। आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया गया। स्वाभाविक तौर पर अदालत में काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई। उधर शासक पक्ष की ओर से उन पर लगे सारे आरोप पढ़े गए। आरोप स्पष्ट थे, सिक्रेटिस प्रचलित परंपरा के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं, और वह भी ज़बरदस्ती पकड़ कर। वहाँ जज स्वयं प्रचलित परंपरा के कट्टर अनुयायी थे। सिक्रेटिस की हरकतों से वे वाकिफ भी थे, और कहने की ज़रूरत नहीं कि इस कारण वे भी सिक्रेटिस से काफ़ी खफा थे। अतः आरोप सुनाने की ही देर थी कि वे भड़क गए, और फिर बड़ी कड़क आवाज़ में उन्होंने सिक्रेटिस से पूछा, क्या तुम यह आरोप स्वीकार करते हो? सिक्रेटिस ने हंसते हुए कहा, जी हुजूर। जज ने कहा, ठीक है, अब तक जो हुआ सो हुआ, परंतु आज के बाद यदि तुम यह आश्वासन दो कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओगे, तो मैं तुम पर कुछ रहम खाने की सोच सकता हूँ। सिक्रेटिस कहाँ बदलने वाले थे। उनका तो मकसद ही अंधकार से लोगों को छुटकारा दिलवाना था। सो उन्होंने बड़ी विनम्रतापूर्वक जज से कहा, हुजूर, मुझे नहीं लगता कि मैं बदल पाऊंगा। जज ने कहा, सोच लो, यदि तुमने आश्वासन नहीं दिया तो मैं तुम्हें जहर चाटने का हुक्म दे दूंगा। सिक्रेटिस ने कहा, इसमें सोचना क्या है, मैं नहीं बदलने वाला, यह तय है, और आप भी अपने विवेक से निर्णय लेने को स्वतंत्र ही हैं। बस क्रोधित जज ने उन्हें जहर चाटने की सज़ा सुना दी। सिक्रेटिस को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया गया। उनके कुछ शिष्यों और शुभेच्छुओं को छोड़कर चारों ओर उत्साह का माहौल हो गया। उधर दुखी शिष्य सिक्रेटिस से मिलने आए सब बड़े दुखी और चिंतित थे। सिक्रेटिस ने सबको आश्वासन देते हुए कहा, पगलों, क्यों दुखी होते हो? जहर देना उनके हाथ में है, परंतु मरना तो मेरे हाथ में है। चिंता मत करो, उनके जहर देने के बावजूद मैं मरने वाला नहीं। खैर, शिष्य पूरी तरह आश्वस्त तो नहीं हो रहे थे, परंतु सिक्रेटिस से इससे ज़्यादा बहस करना भी बेकार था। और फिर जहर चाटने की सज़ा दिए जाने के बावजूद सिक्रेटिस की मस्ती उन्हें अन्यथा भी सोचने पर मजबूर तो कर ही रही थी। बस इसी असमंजस में उन सब का समय कट रहा था, और इधर उधर सिक्रेटिस के जहर चाटने का दिन भी आ गया। सिक्रेटिस तो न सिर्फ उत्साह से भरे थे, बल्कि जहर चाटने हेतु उतावले भी हो रहे थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि जहर उन्हें नहीं मार सकता है। इधर जहर घोलने वाला भी ऐसे वक्त सिक्रेटिस पर छाई मस्ती देख दंग था। उसे ऐसे मस्त व्यक्ति को जहर चाटने की सज़ा दिए जाने का दुख भी था। अब वह उसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता था, परंतु जहर बड़े आराम से घोल रहा था। इरादा साफ था कि सिक्रेटिस जितना और जी ले। उधर सिक्रेटिस भी कम नहीं थे। वे उसके इरादे और भावना दोनों तार गए थे। वे जहर पीने को उतावले तो इतने थे कि उनसे एक क्षण की देरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्होंने जहर घोलने वाले से कहा भी, तू क्यों समय बिगाड़ रहा है और क्यों दुखी हो रहा है? तू तो मुझे जहर चटा नहीं रहा। मुझे जहर तो परंपराओं के पिछल्लू दे रहे हैं। तू तो अपना कर्तव्य निभा रहा है। अतः तू अपना कर्म ईमानदारी से कर और जल्दी जहर घोल कर मुझे चटा दे।
आखिरकार जहर घुल भी गया और जहर घोलने वाले ने बड़े दुखी मन से सोक्रेटिस को जहर चटा भी दिया। जहर बड़ा ही स्ट्रांग था और उसने वाकई तेज़ी से असर दिखाना शुरू कर दिया। जैसे ही जहर उनके पांव पर चढ़ा कि उसने पांव शून्य कर दिए और सोक्रेटिस को इससे मनुष्य के पास मरकर भी न मरने की साइकोलॉजिकल सत्ता है। सोक्रेटिस को इससे फर्क पड़ना था। उन्होंने तो इस पर भी अपने निराले अंदाज में कहा, मेरे पांव शून्य हो गए परंतु मैं पूरा का पूरा जीवित हूँ। उधर जहर अब तक हाथ व पेट में भी फैल चुका था। यह देख सोक्रेटिस बोले कि जहर 70% शरीर खराब कर चुका है पर मैं पूरा का पूरा जीवित हूँ। आखिर जहर उनके दिलो दिमाग पर चढ़ गया। वे पूरी तरह सुन्न हो गए और उनके अंतिम शब्द थे, सुनो दुनिया वालों, जहर करीब करीब मेरा 100% शरीर खत्म कर चुका है परंतु मैं पूरी तरह वैसा का वैसा हूँ। यानी मृत्यु से बड़ा कोई असत्य नहीं है। बस इन शब्दों के साथ ही उन्होंने प्राण त्यागे। बताओ, लोगों का गुस्सा, जज का फैसला या जहर सोक्रेटिस को क्षण भर के लिए भी कहाँ मार पाए। उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया परंतु वे पल भर के लिए भी कहाँ मरे। बस यही मैं समझाना चाहता हूँ कि मन और बुद्धि के तल पर मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र है। चलो इसी बात को मैं जीसस के उदाहरण से समझाता हूँ। जीसस भी प्रचलित यहूदी परंपराओं पर लगातार वार कर रहे थे। इससे क्रोधित यहूदियों ने उन्हें सूली पर लटकाने का निर्णय ले लिया। यहाँ तक तो ठीक, परंतु आप सबको मालूम है कि उन्हें क्रूरतापूर्वक शरीर में कील ठोककर तथा तरपा तरपा कर मारा गया था। लेकिन इतने जुल्म भी क्या जीसस को अपने इरादों व विचारों से हिला पाए? नहीं। और अंतिम वाक्य तो जीसस ने क्या कमाल का कहा, प्रभु इन्हें माफ़ करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अर्थात ये मेरी जुबान बंद करना चाह रहे हैं परंतु बेचारे जिस क्रूरता से मुझे मार रहे हैं उससे तो मुझे हजारों लाखों जुबानों और उपलब्ध हो जाएगी। और देखो ऐसा ही हुआ। बमुश्किल उस समय 50 अनुयायी भी नहीं थे जीसस के। आज 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वे प्रेरणा दे रहे हैं और वह भी मृत्यु के 2100 वर्षों बाद। सो उम्मीद है कि मनुष्य की पूर्ण स्वतंत्रता आपकी समझ में आ गई होगी, क्योंकि मनुष्य की साइकोलॉजी अच्छे से समझने हेतु उसकी यह साइकोलॉजिकल परम स्वतंत्रता समझना जरूरी है। मनुष्य की नेचुरल साइकोलॉजी। अब यह बात अच्छे से जहन में उतार लेना कि मनुष्य की नेचुरल साइकोलॉजी आनंद, शांति, मस्ती, सुकून और संतोष की ही होती है। इतना ही नहीं, उसके साथ ध्यान, क्रिएटिविटी, आत्मविश्वास, इंटेलिजेंस और परफेक्ट ग्रास्पिंग उसकी स्वाभाविक शक्तियाँ होती हैं। और मनुष्य ने आज जो कुछ भी प्रगति की है उसमें सर्वाधिक योगदान उसकी इन स्वाभाविक गुणों और शक्तियों का ही है। इसका सीधा अर्थ यह भी हुआ कि यदि मनुष्य अपनी नेचुरल साइकोलॉजी में स्थित हो जाए तो जीवन में उसके असफल होने का सवाल ही नहीं उठता। और जब जीवन सफल हो तो आनंद, शांति, मस्ती, सुकून और संतोष भी रहना ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि ध्यान और आत्मविश्वास वगैरह हमारी नेचुरल साइकोलॉजी है तो हमारे जीवन में वे कहीं नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं। यदि आनंद, शांति और संतोष वगैरह हमारी नेचुरल साइकोलॉजी है तो उनका जीवन में दूर दूर तक कहीं अता पता क्यों नहीं चल रहा है। यह सब हमारे जीवन से गायब कहाँ हो गए, वह भी बताता हूँ। अभी तो आपकी नेचुरल साइकोलॉजी क्या है यह अच्छे से जहन में उतार लें। और उस संदर्भ में मैं सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझ ले कि चूँकि यह मनुष्य की नेचुरल साइकोलॉजी है अतः यह बिना भेदभाव के सभी मनुष्य की नेचुरल साइकोलॉजी ही है। कोई शहर में पैदा हुआ हो या गांव में, कोई अमीर घर में पैदा हुआ हो या गरीब घर में, या फिर कोई रसिया में पैदा हुआ हो या अमेरिका में, इसका मनुष्य की नेचुरल साइकोलॉजी से कुछ लेना देना नहीं। जैसे यदि पानी की नेचुरल साइकोलॉजी बहाना है तो फिर वह पानी नदी में हो या नाले में, ऑस्ट्रेलिया में हो या इंग्लैंड में, और वह पानी पृथ्वी पे हो या किसी अन्य ग्रह पे, उसकी बहने की साइकोलॉजी वही की वही होती है। अब आपके सवाल पर लौट आता हूँ कि जब आनंद, मस्ती, क्रिएटिविटी, ध्यान और आत्मविश्वास हमारी नेचुरल साइकोलॉजी है के गुण हैं तो फिर वे हमारे नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वे फिर हम में नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इसका सीधा जवाब यह कि क्योंकि आप अपनी नेचुरल साइकोलॉजी से भटक गए हैं।
वरना यह बात तो समझाने की आवश्यकता ही नहीं कि ध्यान, आत्मविश्वास और क्रिएटिविटी में वो क्षमता है कि आपको ऐतिहासिक सफलता दिलवा दे। और जब आप इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे तो आनंद और मस्ती बने ही रहने हैं। और सच तो यह है कि महान भाव और महान गुण दोनों साथ साथ ही रहते हैं, क्योंकि दोनों नेचुरल साइकोलॉजी में एक साथ ही प्रवाहमान हैं। अतः आज के बाद गौर करना कि जो आनंदी और मस्त होगा उसमें ध्यान और आत्मविश्वास भी कूट कूट कर झलक ही रहा होगा। और फिर दूर क्यों जाना, खुद ही अनुभव कर लेना। आप स्वयं जब संतोष से भरे होंगे तो उतने समय पूर्ता आप में विश्वास की भी कहीं कोई कमी नहीं रहती होगी। लेकिन यदि कोई चिंता पकड़ लेती होगी तो विश्वास भी तत्काल छू हो जाता है। यानी कुल मिलाकर कहूँ तो मनुष्य अपनी नेचुरल साइकोलॉजी में स्थित होगा तो सुखी और सफल होगा ही। आज दुनिया में इतने दुख और असफलता जो नज़र आ रहे हैं उसका एकमात्र कारण मनुष्य का अपनी नेचुरल साइकोलॉजी से बिछड़ना है। सभी मनुष्यों की नेचुरल साइकोलॉजी एक सी होती है। हर क्षेत्र के शिखर पर पहुँचे लोगों के जीवन से सिद्ध भी होती है। उनमें से अधिकांश गरीब घर के अनपढ़ लोग ही थे, परंतु चूंकि वे अपनी नेचुरल साइकोलॉजी से नहीं भटके इसलिए सफल हो गए। वे कहने का तात्पर्य सफलता का सीधा ताल्लुक सिर्फ एक बात से है, और वह यह कि आप अपनी नेचुरल साइकोलॉजी में स्थित हैं या नहीं। यहाँ एक और गहरी बात समझ लेना कि यदि आप में संतोष होगा तो आत्मविश्वास भी होगा। यदि आप 100% संतोषी होंगे तो आप में 100% आत्मविश्वास झलकेगा ही। और आप जिस मात्रा में अपना संतोष खोते चले जाएंगे उसी मात्रा में आप अपना आत्मविश्वास भी स्वतः ही खोते चले जाएंगे। यही ताल्लुक आनंद और क्रिएटिविटी का है, वैसा ही सुकून और इंटेलिजेंस का है। यही शांति और स्प्रिंग का है, तथा ठीक वैसा ही मस्ती और ध्यान का भी है। मैं समय हूँ मैं इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा कर ही चुका हूँ कि मन और बुद्धि के तल पर एक्शन और रिएक्शन दोनों एक साथ होती है। यहाँ तो इस संदर्भ में आप इतना ही समझ लीजिए कि संतोष क्रिया है और आत्मविश्वास उसकी प्रतिक्रिया। दोनों एक साथ कमज़ोर होंगे और ख़त्म भी दोनों एक साथ ही होंगे। यह नहीं हो सकता कि आप आत्मविश्वास तो चाहें पर दिल में संतोष ना हो। संतोष नहीं होगा तो आत्मविश्वास नहीं ही झलकेगा। और उदाहरण के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, संसार के किसी भी बच्चे को देख लेना, आप बिना अपवाद उनमें कम या ज़्यादा आनंद, मस्ती, सुकून, आत्मविश्वास, उत्साह, ध्यान, दृढ़ता सब कुछ पाएंगे। यानी सब बाकी पदार्थ की तरह हम भी कुदरत के यहाँ से अपनी नेचुरल साइकोलॉजी में ही आते हैं। खैर, कुल मिलाकर आप अपनी नेचुरल साइकोलॉजी क्या है और उसके होने का क्या महत्व है, ये दोनों बातें अच्छे से समझ गए ही होंगे। अब आगे चर्चा करेंगे कि इतनी महत्वपूर्ण, अद्भुत और मूल्यवान साइकोलॉजी आपने खो कैसे दी, और इसे समझने हेतु आपको मनुष्य की रूपांतरणीय और कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी क्या होती है यह समझना जरूरी है, क्योंकि वह ओढ़े चले जाने के कारण ही मनुष्य अपनी नेचुरल साइकोलॉजी खोता चला जाता है, जो उसे सुख सफलता के शिखर पर बिठा सकती थी। आगे हम सीधे उसकी चर्चा करेंगे। मनुष्य की रूपांतरणीय साइकोलॉजी। चर्चा शुरू करने से पूर्व यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि मनुष्य हो या वस्तु, उसकी नेचुरल साइकोलॉजी ही उसकी वास्तविक साइकोलॉजी होती है, और जब तक उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए वह रूपांतरित नहीं होती। जैसे पानी, यदि उसे 100 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म नहीं किया जाएगा तो वह भाप में रूपांतरित नहीं होगा। यदि उसे 0 डिग्री पर नहीं रखा जाएगा तो वह बर्फ़ नहीं बनेगा। वैसा ही मनुष्य के साथ है, परंतु फिर भी इसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है, और वह फ़र्क स्वतंत्रता का है। चूँकि पानी के पास स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए उसके साथ जोर जबरदस्ती की जा सकती है, और आप करते भी हैं। बर्तन में पानी भरकर गर्म करते वक्त न तो आपको पानी की मर्जी जाननी होती है और न ही आपको पानी से किसी विरोध का सामना ही करना पड़ता है। वैसे ही बर्फ़ की ज़रूरत हो तो पानी को फ्रिज में रख ही दिया जाता है, लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। कोई उसे फ्रिज में नहीं रख सकता और न ही कोई उसे गर्म कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह भी
कहने का तात्पर्य गर्म भी वह स्वयं अपने को करता है और फ्रिज में भी वह स्वयं अपने की रजामंदी से जाता है। इसलिए पहले भी कह चुका हूँ कि और एक बार फिर दोहराता हूँ कि आपके साथ जो भी घटा है और घट रहा है उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी ही है। खैर यह तो आप समझ गए ही होंगे। सो वापस मनुष्य की रूपांतरणीय साइकोलॉजी पर आ जाते हैं और यहाँ यह समझ लेना कि मनुष्य अपने को मिली परम स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण अपनी साइकोलॉजी स्वयं रूपांतरित करता चला जाता है। यानी उसकी परम शक्तिशाली नेचुरल साइकोलॉजी से वह स्वयं अपनी हकीकतों से बिछड़ता चला जाता है और यह प्रक्रिया भी बड़ी रसप्रद है। प्रायः अपने स्वाभाविक संतोष को मनुष्य हजारों इच्छाएं कर पहले तो असंतोष में रूपांतरित कर देता है और चूंकि इच्छाएं करना एक बात है तथा पूरी करना दूसरी बात, अतः इच्छाएं पूरी न होने पर असंतोष तो पकड़ेगा ही और असंतोष आते ही आत्मविश्वास का लोप हो जाता है तथा उसकी जगह लोप पकड़ लेता है। फिर यह पकड़ा लोप बात बात पर उसे डर पकड़ाता रहता है कि इच्छा पूरी होगी या नहीं। फिर तो इच्छा से प्रारंभ हुए इस चक्रव्यूह में वह उलझता ही चला जाता है और आगे इस लोभ के चलते वह अनेक भागा दौड़ी में लग जाता है। इस वजह से उसकी शांति तिरोहित हो जाती है और शांति तिरोहित होते ही उसकी ग्रास्पिंग भी तिरोहित हो जाती है, जिसकी वजह से वह गलत और हानिकारक चीज़ों की ओर आकर्षित होना शुरू हो जाता है। बस इसी तरह अपने को मिली स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण वह कदम दर कदम अपनी नेचुरल साइकोलॉजी खोता चला जाता है। सुकून खोकर टेंशन पाता है और मस्ती खोकर बेचैनी प्राप्त कर लेता है और अकारण इस चक्कर में जीवन को बढ़ाने वाले सारे गुण जैसे इंटेलिजेंस, ध्यान और क्रिएटिविटी भी उसमें से गायब हो जाते हैं। निश्चित ही अब आप अपनी यह रूपांतरणीय साइकोलॉजी समझ गए होंगे। आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह इच्छाओं का जाल बुनकर मनुष्य अपना ही मूर्खता के कारण जीवन को बढ़ाने में सक्षम अपनी नेचुरल साइकोलॉजी को खो देता है और कैसे इस एक मूर्खता से उसका जीवन तहस नहस हो जाता है। वैसे यह इच्छा करने का मूल भी समझने लायक है और वह समझना ही चाहिए, क्योंकि एक इच्छा करने की आदत के कारण ही मनुष्य सुख और सफलता दिलवाने में सक्षम ऐसी अपनी नेचुरल साइकोलॉजी खो देता है। और इस इच्छा का मूल बाहर की दुनिया से प्रभावित होना है। जो जितना ज़्यादा बाहर की दुनिया से प्रभावित होगा उतना ही तीव्रता से उसमें इच्छाएं जागेंगी। इसलिए ध्यान रख लेना कि इंट्रोवर्सी नेचुरल साइकोलॉजी बचाने की चाबी है। जो जितना इंट्रोवर्ट होगा उतना ही वह अपनी नेचुरल साइकोलॉजी में स्थित रह पाएगा। यही कारण है कि अधिकांश ऐतिहासिक लोग भी वे चाहे जिस क्षेत्र में हो इंट्रोवर्ट ही होते हैं। सो बस अपने को सुख और सफलता के मार्ग पर लगाना चाहते हो तो बस सबसे पहले बाहर की दुनिया से प्रभावित होना बंद कर दो। बाहर की दुनिया से प्रभावित नहीं होगे तो इच्छाएं नहीं जागेंगी और इच्छाएं नहीं जागेंगी तो इच्छाओं के कारण बने चक्रव्यूह में फंसकर आप जीवन को बढ़ाने वाले अपनी नेचुरल साइकोलॉजी के गुण कभी नहीं खोओगे और वे गुण सलामत रहेंगे तो आप सुख और सफलता के शिखर छू ही लेंगे। निश्चित ही ये सब बातें आप समझ ही गए होंगे। सो अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। लाइफ में को एंजॉय कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।